हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट हमने एक्सरसाइज नंबर 9.3 डिस्कस की हुई थी। आज उसमें आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 27 हमने लास्ट यहाँ पे सॉल्व किया था। अब 28 और 29 को साइड करते हुए अब 29 और 28 है वो हम CEE के क्वेश्चन में कर लेंगे। अब लास्ट 3 एग्जाम्पल्स आपके पास बचे हैं 9.3 में। तो 30 वाला एग्जाम्पल है, क्या दिया हुआ आपके पास? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी हॉर्स। आपको दिया ऐसा है यहाँ पे कि आपके पास बैक्टीरिया की यहाँ पे कल्चर में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपको दिया हो एवरी हॉर्स वो डबल हो जा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है इफ दे वेर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर ओरिजिनली। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास जब ओरिजिनली आपके पास कल्चर में कितने बैक्टीरिया है? 30 बैक्टीरिया है। इन कल्चर 30 बैक्टीरिया वर प्रेजेंट। ओके, 30 बैक्टीरिया वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। इसका मतलब जब आपके पास n = 0 है, आपके पास इनिशियली पॉइंट पे 30 बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं? 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब मैं बोलता हूँ आफ्टर अ 1 होर बैक्टीरिया जो है उसमें क्या होता है, इसकी जो आपके पास संख्या दी गई है वो डबल हो जाती है। इसका मतलब आफ्टर 1 होर हम क्या बोलते हैं? n = 1, एक की संख्या डबल होकर कितनी होगी? 60 पर पहुंच जाएगी। आफ्टर 2 होर कितनी होगी? आफ्टर 2 होर तो n = 2 लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब इसकी डबल हो जाएगी तो 120 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सीरीज जनरेट होती है। तो सीरीज हम ऐसे लिखते हैं, सीरीज 30, 60, 120 अप टू 100, ऐसी कुछ सीरीज हमारे पास बनती है। यहाँ पे आप देखना, ये है इनिशियल पोजीशन है n = 0 वाली, ये है n = 1 वाली पोजीशन, और ये है n = 2 वाली पोजीशन है। ओके, तो आगे आपको क्या बताया है? तो आपको क्या बताना है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड होर, फोर्थ होर एंड nth होर। आपको यहाँ पे ऐसा कुछ बताना है कि सेकेंड हॉर्स के एंड तक कितने बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद होंगे। तो कितने बैक्टीरिया सेकेंड हॉर्स पर? 120 बैक्टीरियाज होंगे। ओके, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पता कर लिया। अब मुझे फोर्थ हॉर के बारे में पता करना है। तो मैं ऐसा यहाँ पे बोलता हूँ, इस सीरीज को मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ही, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे जो रेशियो है वो 2 का है और ये सीरीज है वो जीपी में है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेशियो = 60/30। इसका मतलब रेशियो कितना है? 2 का है। आगे मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पे? तो फर्स्ट टर्म हमारी a है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म a है, तो A2 ये क्या है? a इंटू जो आपके पास रेशियो है a इंटू r है यहाँ पे, तो a इंटू r है। a है हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 60 है। A3 क्या बनेगा? A3 आपके पास यहाँ पे n = 0 है, पोजीशन क्या है? n = 0, यहाँ पे n = 1 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि n = 3 हॉर्स आती है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ n = 4, बिकॉज एंड ऑफ अ फोर्थ हॉर। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू से एक टर्म्स आगे है। इसका मतलब हमें यहाँ पे A5 पता करना है। यहाँ पे 4 है तो A5 पता करना है। तो A5 क्या आएगा? AR⁴ आएगा। तो AR⁴ इसका मतलब क्या है आपके पास कि यहाँ पे A की वैल्यू आपके पास 30 है और R की वैल्यू 2 है, 2⁴। तो ये 30 और इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 16, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 480 बैक्टीरियाज हो गए यहाँ पे आपके पास एंड ऑफ अ फोर्थ हॉर। ऐसे ही आप आगे चलते जाओगे तो आपके पास यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है? तो कि n हॉर्स
के एंड तक कितने बैक्टीरिया होंगे। तो आप देख सकते हैं फोर्थ हॉर्स होगी तो यहाँ पे पावर फोर्थ आएगी, तो आफ्टर एंड ऑफ nth हॉर्स क्या आएगा आपके पास, AR⁻n आएगा, क्योंकि जहाँ पे जितनी हॉर्स दी गई है उतनी ही पावर है, यानी कि यहाँ पे nth हॉर्स है तो आपके पास n पावर है, तो 30 × 2⁻n जितनी बैक्टीरिया आपके पास nth हॉर्स के एंड में बचेंगे यहाँ पे। ओके, तो इससे हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इस एग्जाम्पल का आंसर आपके पास क्या आया। तो सेकेंड हॉर्स के बाद में एंड पे 120 बैक्टीरिया सबके पास है, फोर्थ हॉर्स के एंड में 480 बैक्टीरियाज है, और nth हॉर्स के एंड में आपके पास 30 × 2⁻n जितने बैक्टीरियाज हो गए। ओके, तो आगे आपको क्या यहाँ पे समझना है कि आपके पास कोई जीपी बनती है यहाँ पे, तो जीपी में आप सोल्व ऐसे ही करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल चाहे आ जाए यहाँ पे, आपको सोल्व कैसे करना है, इस तरीके को आपको जो भी एग्जाम्पल दिए हुए उसमें आपको जीपी फाइंड करनी है या तो एपी फाइंड करनी है और उसको सोल्व करना है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है व्हाट विल ₹50 अमाउंट इन 10 years after the deposit in a bank which pay annual interest rate of 10% compound annually। आपको बोल रहा है ऐसा कुछ, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है वो लिखता हूँ। तो हमको दिया हुआ है, फर्स्ट हम डिपॉजिट करते हैं 500 रुपीज़। क्या डिपॉजिट करते हैं 500 रुपीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वी डिपॉजिट 500 रुपीज़ एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 10% है एनुअली। अब मैं बात करता हूँ 10 years आफ्टर, आपको फाइंड करना है 10 years आफ्टर। तो आप मान लीजिए कि इफ 500 रुपीज़ विच इज अ फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज। अब मैं बात करता हूँ क्या सेकेंड टर्म क्या आएगी। सेकेंड टर्म का मतलब है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो एनुअली आपके पास अमाउंट बचता है, तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, तो अमाउंट इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऐसी कुछ थी, P प्लस, क्या फॉर्मूला थी आपके पास, P प्लस R/100⁻n। इसी आपके पास फॉर्मूला थी किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। CI की फॉर्मूला आपके पास थी, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस R/100⁻n। अब ये फॉर्मूला आपके प्राइमरी जो स्टैंडर्ड थे उसमें आप यूज़ करते थे, और आपको ये पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला, क्योंकि कहीं भी आप आगे फ्यूचर में कहीं भी आप FD रेट या जो बैंक में इंटरेस्ट लगाते हैं वो इसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बेस्ड होता है। ओके, तो अमाउंट कितना आएगा आफ्टर 1 ईयर, तो अमाउंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 500 रखिए, यहाँ पे 10 रखिए, 10/100, यहाँ पे तो 1 ही आएगा 10/100। इसका मतलब क्या है, 10/100 इसका मतलब है यहाँ पे 10 बचेगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 500 प्लस 1/10, ऐसा आपके पास आएगा। यहाँ पे 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब यहाँ पे अब एक मिनट, यहाँ पे अब लिखेंगे जब भी, तो इंटरेस्ट है वो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक P मल्टीप्लाई में आएगा, P इंटू ऐसी फॉर्मूला है 1 प्लस R/100। ओके, ऐसी हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 प्लस R/100 1/100⁻1। तो आपके पास क्या बच के आएगा, यहाँ पे 500 आएगा, यहाँ पे 10 है, कट के यहाँ पे क्या बनेगा 100, यहाँ पे मल्टीपल करो, यहाँ पे 1/10
यहाँ पे मल्टीपल में है, ओके चीज़ें। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 0 × 10 11 आएगा यहाँ पे, तो 5 एक एक कट कर दो तो 550 ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा, ओके। तो इसका मतलब है 10% आपके पास जब आता है तो 550 रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिलती है। यहाँ पे कितनी मिलती है? 550 रुपीज़। इसका मतलब क्या है? तो आप अच्छे से देख लीजिए, ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एवरी टाइम, ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एवरी टाइम। इसका मतलब आपके पास क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे? हर टाइम जो मल्टीप्लाई होगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो उसमें ऐड होता जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रेशियो। क्या आएगा रेशियो? रेशियो 10% एन्युअली कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में लिखूँ तो यहाँ पे रेशियो बनेगा हमारा 1.1। डायरेक्टली लिखता हूँ रेशियो 1.1 क्यों बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो यहाँ पे जब भी बनता है 10% से तो 10/100 प्लस 1 से बनता है। आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे, ये फॉर्मूला P × 1 + R/100⁻n। तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे तो हर एक टाइम 1 ही बनेगा क्योंकि एक ईयर 1 ईयर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10/100 इसका मतलब 1/10 0.1 और 1 के साथ ऐड होकर 1.1 एवरी टाइम आपके P से यानी कि डिपॉजिट से मल्टीपल होगा, एवरी टाइम मल्टीपल होगा। इसका मतलब रेशियो है क्या आएगा? 1.1 आएगा। आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे पावर 1 है, तो आपको क्या पता करना है? आफ्टर 10 years वी गॉट, क्या आपको 10 ईयर के बाद 500 इंटू क्या मिलेगा यहाँ पे? इसकी पावर 10 मिलेगी। तो ऐसा कुछ आपको 10 ईयर के बाद में डिपॉजिट अगर आप 500 रुपीज़ करते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से ऐसी कोई वैल्यू आपको मिलेगी आफ्टर 10 ईयर्स। 500 × 1.1 रेज़ टू पावर 10, ओके। यहाँ पे आपको बोलता है 11th ईयर, तो यहाँ पे ईयर चेंज कर दिए 11 ईयर्स आएगा। तो ऐसे ही आप आगे भी सोच सकते हैं। और लास्ट में 32 वाला आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ 32 में? तो 32 में आपको ऐसा बोला है आपके पास GM और AM ऑफ अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। AM आपके पास दिया हुआ है 8 और GM आपके पास दिया हुआ है 5। आगे आपको बोला है द ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप पहले तो ये लिख लीजिए कि इक्वेशन किस फॉर्मेट में आता है। तो आपको पता है x² - a + b × x + c/a, ये फॉर्मेट में आपका इक्वेशन आता है। ऑलवेज ये फॉर्मेट आपका इक्वेशन प्रूव करता है। आपको ये पता, यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ तो यहाँ पे AB बनेगा, ओके। आपको ये पता होना चाहिए किस तरह आपका इक्वेशन बनता है। तो इस तरह आपका इक्वेशन बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 2 नंबर का आपके पास AM 8 है, तो वो 2 नंबर A और B है, तो AM को हम इस तरह लिख सकते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल लें तो A + B की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आएगी? 16 आएगी। और GM का मतलब क्या है? √AB = 5। इसका मतलब AB क्या मिलेगा हमको? 25। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो इक्वेशन हमारे पास आएगा 16x + 25 = 0। डायरेक्टली इक्वेशन मिल गया। इसका मतलब आपको याद रखना है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे ऑलवेज जो कोएफिशिएंट है x² का वो 1 होगा, बीच में जो होगा साइन के अलावा a + b इसकी वैल्यू होगी, और ये है AB की वैल्यू है। जब भी आप देखोगे तो ये AM और GM आपके पास यहाँ पे बनते होंगे, ओके। यहाँ पे 2AM बनेगा, यहाँ पे GM² बनेगा क्योंकि यहाँ पे √AB की वैल्यू है। तो एवरी टाइम ऐसे ही हम प्रूव करेंगे। हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4 की। तो 9.4 के आगे आपको 3 नोटेशन याद रखने हैं। यहाँ पे मैं तीनों नोटेशन यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है सिग्मा आप किससे बोलते हैं? सिग्मा का मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म्स।
जितनी भी टर्म्स आपको दी हुई है उसका सम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिग्मा के साथ लिखते हैं। तो सिग्मा एन का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मान लीजिए कि सिग्मा एन आपको दिया हुआ है, एन की वैल्यू, एन यहाँ पे आई लिख देता हूँ सफिक्स में, तो आई की वैल्यू 1 to n मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपके पास, सीरीज ऐसी कुछ बनेगी 1 2 अप टू सो ऑन n तक के लिए। तो इसकी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दी गई है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। आगे भी हमने 10th स्टैंडर्ड में ये सोल्व किया हुआ है, ओके, एपी है तो उसको सोल्व हमने किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। आगे की दो फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी बुक में प्रूफ के साथ दी गई है, पर यहाँ पे आपको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला ही चाहिए। तो हम ज़्यादा कुछ याद यहाँ पे नहीं रखते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाली फॉर्मूला ये है, सेकेंड वाली सिग्मा एन स्क्वायर है। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो वन एन स्क्वायर। लास्ट वाले टर्म के साथ हम सिग्मा जोड़ देते हैं एवरी टाइम। तो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू है एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, ये भी आपको याद रखनी है, ओके। और लास्ट में एक है सिग्मा एन क्यूब, इसका मतलब है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन एन क्यूब के लिए जाता है। तो ये वैल्यू है वो आपकी सिग्मा एन की क्या है, तो कि स्क्वायर है। तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, इसका मतलब है क्या आएगा, वैल्यू यहाँ पे हमारे पास एन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर पुट आउट कर दो दोनों को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो एन स्क्वायर बनेगा, एन प्लस वन स्क्वायर बनेगा, डिनोमिनेटर में बनेगा 4, ओके। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और दो बात अलग से कि सिग्मा 1 आपके पास आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे n होती है, ये अच्छे से याद रख लेना ये नोटेशन, ओके। ये नोटेशन का यूज हम आगे जाके भी एग्जांपल्स में करेंगे। अब मैं बात करता हूँ सम ऑफ n टर्म्स की। तो सम ऑफ n टर्म्स आपको दिए हुए हैं, सम ऑफ n टर्म्स को हम लिखते हैं ऐसे, याद रखना। यहाँ पे डायरेक्टली हम एग्जाम्पल ही स्टार्ट करने वाले हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ स्पेशल सीरीज, आपको स्पेशल सीरीज दी गई है, उसमें आपको सम करना है n टर्म्स का। तो हम क्या करेंगे, जो भी सीरीज दी गई है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी सीरीज दी गई है उसकी लास्ट टर्म के साथ सिग्मा हमने ले लिया है। तो सीरीज को मान लेना कि लास्ट टर्म आपकी tn है, तो उसका मतलब है सम ऑफ n टर्म्स क्या होगी, तो सम ऑफ n टर्म्स आपके पास आएगी सिग्मा इंटू tn, सिग्मा इंटू tn, ओके। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम एवरी टाइम सिग्मा इंटू tn फाइंड करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स है वो हम अच्छे से यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगी ये कैसे सॉल्व करते हैं हम। बहुत ही ईजी है ये एग्जांपल्स, बट ZEE में इस टाइप के एग्जांपल्स बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, ये तीनों जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद रखनी है आपको। सिग्मा n इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n प्लस वन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6, और सिग्मा n क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसका मतलब क्या है, अच्छे से याद रखना, ये दो रखोगे तो भी चलेगा, लास्ट वाला है वो पहले वाले का स्क्वायर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। 6.4 के 9.4 के एग्जाम्पल्स है आपके पास, और ये लास्ट ही एक्सरसाइज हमारे पास बची है, ओके। आपके पास 10th एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ऐसे आपको सीरीज दी गई है, ऐसे ही आपको सीरीज दी गई है यहाँ पे, और उसका nth टर्म का सम करने को आपको बोल रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे सम, तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज का यूज करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोला है, एक्सरसाइज नंबर 9.4 में फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको दी गया है ऐसा कुछ 1 + 2 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 अप टू 7। इसका मतलब इसका लास्ट टर्म पहले तो हमको फाइंड करना है, इसका लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे,
तो हम यहाँ पे Tn फाइंड करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बाद में हम क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सिग्मा Tn। बाद में हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सिग्मा Tn। तो पहले तो Tn तो फाइंड कर ले। यहाँ पे एक एक टर्म लेते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3, तो इसका मतलब 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो वन, ये आगे जाके n टाइम्स तक जाएगा। और मल्टीप्लाई में किया है उसके साथ 2 + 3 + 4 ऐसा कुछ है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपके पास है 2 + 3 + 4 ऐसा कुछ आपके पास दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये बोलूँ तो ये है सब क्या दिया हुआ है मुझे, n दिए हुए हैं, और ये है n+1। n की वैल्यू अगर 1 डालो तो n+1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ, इसको मान लेते हैं n और n+1, क्योंकि यहाँ पे मैं एवरी टाइम वैल्यू पुट करता हूँ। n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ पे 1 बनेगा, n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1+1 2 बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड टर्म के लिए 2 पुट करूँ तो 2 + 1 3, ये भी आ गया। ऐसे आपको चेक करना है 3-4 टर्म्स के लिए। अगर आपका आंसर सही है तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब मैं क्या बात करता हूँ, सम करना है। तो Sn का मतलब क्या है, सिग्मा Tn। तो सिग्मा Tn यहाँ पे ये बनेगा n के साथ मल्टीप्लाई हो गया n² + n। तो सिग्मा Tn हमको क्या मिलेगा, n² + n। तो हर एक को सिग्मा लगेगा n²। यहाँ पे सिग्मा आपको हर एक को लगाना है इस तरह। अब आपके पास इसकी फॉर्मूला सिग्मा n² की फॉर्मूला क्या थी, n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, और प्लस इसकी फॉर्मूला आपके पास है n × n+1 डिवाइड बाई 2। दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखो जी, यहाँ पे कॉमन निकलेगा n × n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या बचेगा, 2n+1 डिवाइड बाई 3 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। 1 के साथ ये एलसीएम ले लेता हूँ मैं 3, तो यहाँ पे बचेगा n × n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो 2n+1 + 3 डिवाइड बाई 4 ऐसा बनेगा। अब आगे बात करते हैं। तो न्यूमरेटर का मल्टीपल कर दूँ और डिनोमिनेटर का मल्टीपल कर दूँ तो यहाँ पे आंसर आपके पास निकल के आएगा n × n+1, ये बन जाएगा 2n+4। ये क्या बन गया, 2n+4। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 4 × 2 8। तो ये आपका क्या है, आंसर है किसका, सम ऑफ n टर्म्स का। ओके, इस तरह आपने आगे के एग्जाम्पल से वो सोल्व करने हैं आगे। तो आगे का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें 3 टर्म्स का मल्टीपल दिया हुआ है, 1 × 2 × 3, अगेन 2 × 3 × 4, अगेन 3 × 4 × 5। तो इस तरह ही सोल्व करेंगे इसे। सोचो जी क्या होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। तो आगे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी हुई है। 3 टर्म्स दी हुई है, उसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे सेकेंड में 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 + 5 अप टू 1। तो आपका Tn क्या बनेगा, आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे n रखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, n+1 बनेगा, यहाँ पे n+2 बनेगा। हर एक टाइम ऐसा बनता है। यहाँ पे 1 पुट करिए 1 + 1 2, 1 + 2 3, यहाँ पे 2 पुट करिए 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4। इससे जाके आगे जाके n टर्म्स आपके पास क्या मिलेगा, n टर्म n × n+1 × n+2। हमें सम करना है यहाँ पे, तो Sn क्या मिलेगा, सिग्मा × Tn। तो सिग्मा Tn की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो सिग्मा है हमारे पास, ऐसे ही रखना है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो n² + n बनेगा, और उसके साथ n+2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे n³ बनेगा, फर्स्ट के साथ मल्टीपल होकर यहाँ पे 2n² और ये n² अलग से तो 3n² बनेगा, और लास्ट में बनेगा 2n। ओके, तो आपके पास Tn की वैल्यू है यहाँ पे n³ + 3n² + 2n। हर एक को सिग्मा दे दो, सिग्मा n³ 3 आउटसाइड ले लेते हैं, सिग्मा के 3n² + 2 × सिग्मा n। ओके, चलो आगे बढ़े यहाँ से।
एन क्यूब की वैल्यू कितनी है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 4। न्यूमरेटर का मैं स्क्वायर ले आता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे 3 ऐसे ही लिखते हैं। एन स्क्वायर की वैल्यू है एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस 2। सिग्मा एन की वैल्यू क्या है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। सोल्व करो इसे, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। तीनों में से मैं कॉमन निकालता हूँ n इंटू एन प्लस वन को, क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे एक स्क्वायर था तो यहाँ पे एक टाइम तो हमारे पास बचा, यहाँ पे ये निकल के 2n प्लस वन बचा और डिनोमिनेटर में 2 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा। ओके, चलो इसको सोल्व कर दे। यहाँ पे 4 एलसीएम ले लूँ मैं, और 4 एलसीएम के साथ 4 जो है वो आउटसाइड लिख देता हूँ n इंटू एन प्लस वन के डिनोमिनेटर में। ओके, चलो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 4 है ही, तो ऐसे ही लिखना है हमें। तो इसको n को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में, तो n स्क्वायर प्लस n बन जाएगा यहाँ से। यहाँ पे 2 है तो 4 लाने के लिए मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 4n प्लस 2 बनेगा, तो प्लस 4n प्लस 2 बनेगा। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम कितना लिया है, 4 लिया है। तो ऐसे ही यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 4 इंटू क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बनेगा। और इसका अभी फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज में क्या लिखना है, n प्लस 2 n प्लस 3 बनेगा ना। फैक्टराइज करोगे, अगर 6 का फैक्टर आप ले गए तो 3 और 2, 3 इंटू 2 6 होगा, और 3 प्लस 2 5 होगा। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस वन, यहाँ पे फैक्टराइज करिए तो n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 बनेगा आपके पास, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, 4 है। तो ये आपका आंसर है। ओके, बहुत ही इजी एग्जांपल्स है, आपको बस यही यहाँ पे पता करना है कि आपके पास tn क्या आएगा, और tn का आपको सिग्मा ले लेना है। आगे का जो सॉल्यूशन है वो आपकी सिंप्लीफिकेशन की जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर डिपेंड करना है, ये सिंप्लीफाई कैसे करते हो। ओके, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में आपको पता नहीं चलता है तो वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है यहाँ पे। तो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आप करिए और शांत दिमाग से करिए, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में एक चीज़ की गड़बड़ हो गई तो लास्ट में आंसर नहीं आएगा आपके पास। ओके, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई अच्छे से करना। ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल था। आगे थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो थर्ड में दिया हुआ है 3 क्रॉस 1 स्क्वायर प्लस 5 क्रॉस 2 स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। तो आगे मैं एग्जाम्पल नंबर 3 लिखता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, तो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू 7, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट वाली सीरीज में लिखूँ, पहले तो tn में लिखता हूँ कैसा दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाली सीरीज ऐसा कुछ दी गई है आपको n टर्म्स के लिए, और मल्टीप्लाई में सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस वन सीरीज लिखता हूँ मैं ऐसे ही सीक्वेंस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n टर्म्स के लिए। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, तो ये तो आप देख रहे हैं ओड वाली सीरीज है, यहाँ पे ओड नंबर की सीरीज है 3 5 अप टू सो ऑन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 से। क्या लिख सकता हूँ, 2n माइनस 1 से। अगर आप 2n प्लस 1 से लिख सकता हूँ यहाँ पे। अगर हम प्लस की साइन के साथ लिखोगे तो आपको 3 से स्टार्ट होके आगे जाके वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो 3 आएगा, 2 पुट कीजिए तो 5 आएगा, 3 पुट कीजिए तो 7 आएगा। इसका मतलब ये तो हमने फिक्स कर दिया। अब इसकी बारी है, तो ये तो क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो हमको पता है हमारा है सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू है। तो लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, n स्क्वायर ही आएगी। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या, n स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ आंसर मिलेगा tn का। अब बस क्या करना है, Sn के लिए सिग्मा tn कर दो। तो सिग्मा इंटू 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, आपको पता है n क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर
यहाँ पे एक स्टेप में अलग से लिखता हूँ। ओके, पहले तो इसका होल स्क्वायर आएगा, बाद में एन स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने सिग्मा लगा दिया है, तो ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ से एक एक 2 मल्टीपल सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा, 2 कैंसल आउट कर दो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिलेगा n इंटू एन प्लस 1। ये जो है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास 2 बचा है यहाँ पे। ओके, और प्लस यहाँ पे बचेगा एज इट इज़ है ये। तो अब मैं बात करता हूँ इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालने की। तो हमें पता है कि ये टर्म में कॉमन निकाल लेता हूँ, एक टाइम्स 1 टाइम्स कॉमन निकाल लो, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन निकालता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर है तो 1 टाइम ही बचेगा। 1 टाइम बचेगा तो इसको लिखते हैं एन स्क्वायर प्लस एन, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में, तो एन स्क्वायर प्लस एन बन जाएगा। यहाँ से बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 2 तो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। फिर से 3 एलसीएम ले लो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 3 एलसीएम लेके बनेगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से आपके पास निकल गया, यहाँ पे 5n बन जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 के साथ 2 मल्टीपल होकर क्या बन जाएगा यहाँ पे 6। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फैक्टराइज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे फैक्टराइज होता नहीं है। ओके, जब तक आपको फैक्टराइज करने की आवश्यकता कब तक है, जब तक आप फैक्टराइज कर सकते हो अच्छे से तब तक फैक्टराइज करो। अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो यही आपका आंसर है। ओके, तो अब बाकी के एग्जांपल है फोर्थ वाले, 4th, 5th, 6th, 7th और 8, 9, 10, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे होमवर्क में दिए जाते हैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं वो आपको क्या करना है, अच्छे से रिमेंबर करके यहाँ पे देखे बिना लिखना है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ओके, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मुझे कितना यहाँ पे समझ आया है। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।